चलिए। हाँ, हम प्रारंभ कर सकते हैं। जी नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने विभिन्न मुद्दों पर पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त साहब से चर्चा की है, लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है पार्टी तंत्र से लोकतंत्र की स्थापना वास्तव में कैसे हो। इस मुद्दे पर ही आज चर्चा केंद्रित रखेंगे। तो मेरा पहला सवाल मैथिली शरण गुप्त साहब आपसे ये है कि पार्टी तंत्र तो हमारे यहाँ स्थापित है, लेकिन लोकतंत्र वास्तविक रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। तो इसमें कैसे सुधार हो और क्या परिकल्पना की जाए, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो कि वास्तव में लोकतांत्रिक देश स्थापित तौर पर पूरी जनता के लिए बन सके। आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है। और पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र को अपने अंदर जो है हड़प लिया है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं गायब हो गया है। और जी पार्टी तंत्र ने दो तीन बहुत बड़े नुकसान किए हैं। जी एक तो पार्टी तंत्र एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट एम्पायर बन गया है, जी जिसमें एक हाई कमांड नामक चीज पैदा हो गई है। और वो जो है हाई कमांड, ये समझ में नहीं आता है कि कौन उसे कंट्रोल कर रहा है। कई बार उसका ताना बाना विदेशी शक्तियों के हाथ में भी होता है। जी और यह जो पार्टी कमांड है, वो जो प्रतिनिधि चुनती है, जिनको वो टिकट बांटती है, वो टिकट बांटने की प्रक्रिया भी बहुत दूषित प्रक्रिया है। जी और उसमें जो उम्मीदवार सिलेक्ट ये लोग करते हैं, उनमें से ढेर सारे अपराधी को टिकट दिए जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों की जीतने की संभावना जो है, जी संभावना ज्यादा होती है। जी इसके बारे में एक रिसर्च की गई है कि जो व्यक्ति अपराधी बैकग्राउंड का है, जी उसकी जीतने की संभावना लगभग सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। और यदि उसमें धर्म और जाति का तड़का लगा है तो 5 गुना ज्यादा हो जाती है। जी क्योंकि ये पार्टियां इन के प्रकार जीतना चाहती हैं, लिहाजा यह अपराधियों को टिकट दे रही हैं। टिकट देने के लिए भी पैसे ले रही हैं। और उससे ज्यादा जो जरूरी बात है कि ये दूसरी पार्टियों के सदस्यों को भी अपने पास ले रही हैं। जी और जो दूसरी पार्टी से लोग इसमें आ रहे हैं, वो अपने लाभ के लिए आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि विभिन्न पार्टियों में जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, उनको एन केन प्रक्रिया सिर्फ सत्ता चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। और ओवर द पीरियड उन्होंने नियम कानून को इतना अपने कब्जे में ले लिया है जी कि पार्टी व्हिप के कारण जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे भी हैं, अल्टीमेटली वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो हमारे प्रतिनिधि हो गए हैं। जी ऐसे कैंडिडेट जो है, ना तो वो अपनी बात कह पा रहे हैं, ना वो जनता की बात कह पा रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे तो हुए हैं। गुप्ता जी, इसका ये मतलब हुआ कि जनता के जो नुमाइंदे हैं, सही माने में वो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन उसके प्रति उत्तरदायी ना होके अपनी पार्टी के प्रति ही ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो एक तरह से जनता को तो मूर्ख बना रहे हैं ये राजनेता और पॉलिटिशियन और राजनीतिक दल। आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने बहुत ही सही बात कही है कि ये जो है प्रजा के साथ धोखा है। और देखा जाए तो प्रजातंत्र के ऊपर पार्टी तंत्र हावी हो गया है। लिहाजा पार्टी तंत्र से प्रजातंत्र को आजाद कराने की आज आवश्यकता आ गई है। सर, यहाँ पे एक सवाल, चुनाव आयोग जो है, जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि चुनाव आयोग भी अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहा है, या जो उसके दायित्व है उसको वो नहीं निभा रहा है।
नहीं, चुनाव आयोग भी नियम कानून से बंधा हुआ है। हमने जी एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बनाया है, जी उसमें हमने ये सब ताने बाने भर दिए हैं। जी। अब इसको बदलने की आवश्यकता है। कौन बदलेगा इसको? ये आपने बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन किया है कि चूंकि सभी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, पार्टी तंत्र हावी हो गया है, जी पार्टी तंत्र जो है ढेर सारा अकूत पैसा इकट्ठा कर रहा है, जी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके जाने कहां कहां से वैध और अवैध उसके पास पैसा आ रहा है। जी और कुछ पार्टी के नेता तो अपने आप को पैसों से तुलवाते हैं और क्या क्या करते हैं, ये तो आपको जग जाहिर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जी राइट। तो इसके लिए एक ही चीज काम करेगी कि आज जो आपके चुने हुए लोग हैं जी यह बदलाव की नींव रखें। जी लेकिन इसमें सवाल उठता है कि चूंकि वो इसका लाभ उठा रहे हैं तो वो बदलाव क्यों करेंगे। जी राइट। तो जी बदलाव कहीं ना कहीं एक मरीचिका हो गया है। वो बदलाव जिसे हम देखना चाहते हैं, अधिकांश लोगों की सोच में वो नहीं है और कोई इसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है, जी क्योंकि लोग बाग कहीं ना कहीं गुम गए हैं। लोग बाग छोटी सोच के कारण छोटी चीज में ही उलझ गए हैं। आज उन्हें अपना पेट पालना बड़ा लगने लग गया है। वो अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए, अपने छोटे मोटे जो है सुख के लिए वो जी बड़ी चीज नहीं सोच पा रहे हैं। और सभी लोग देखा जाए तो बहुत छोटे गेन के लिए, बहुत छोटी चीज के लिए जी रहे हैं। देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए सोच बहुत सीमित हो गई है। ये इन चीजों को बदलने के लिए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभा पहल करे या जनता को इसके लिए पहल करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा ताना बाना ही गड़बड़ है। जी ताना बाना में यदि हम बारीकी से देखने की कोशिश करें तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस बात को कहती है जी कि तीनों जो अंग हैं उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जी ठीक है ना। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जी और इसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ने सबको अपने आप में समा लिया है। तो पहले जी पार्टी तंत्र हावी हो गया है और जी पार्टी तंत्र के नीचे जो है एग्जीक्यूटिव तंत्र आ गया है और जी एग्जीक्यूटिव तंत्र ने सभी को अपने आप में अजर्ब कर लिया है। गुप्ता जी, ये तीनों जो आपने बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें तीनों की शक्तियां अलग अलग होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो तीनों लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और तीनों लोग जो है आम जनता को लूट रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक जी है ना। देखिए, मंत्री आपके एग्जीक्यूटिव में आएंगे। ठीक है। जी अब मंत्री जो है वो लेजिस्लेचर में बैठ के कानून बना रहा है। जी अभी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट को रेफर करते हैं। जी लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हो रही है। जी 19 घंटे में 21 जो है एक्ट पारित हो रहे हैं। जी तो ये एक्ट कौन बना रहा है? जब इस पे बहस नहीं हो रही है तो जी सही मायने में इसके पीछे ब्रेन किसका चल रहा है? ठीक है जी ना। नंबर जी 1। नंबर 2, लेजिस्लेचर तो फिर अपना काम ही नहीं कर रहा। जी राइट। नंबर 1, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई है। राइट। जी अब दूसरी प्रॉब्लम है कि लेजिस्लेचर और यदि एग्जीक्यूटिव अपने आप में सेपरेट हो जाते हैं जी तो एग्जीक्यूटिव को अपने सर्वाइवल के लिए लेजिस्लेचर के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल इसका सही है। मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अपना पूरा समय, जो भी टेन्योर उसका है, उसको पूरा करेगा। और यदि वो अपने वेट से अपने किसी डिस्क्वालिफिकेशन में कवर होता है तब वो डिस्क्वालीफाई होगा।
अन्यथा वो अपना पूरे टेन्योर को पास करेगा, राइट। ऐसा होने से एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये कैसे होगा? अभी उस पर थोड़ी देर से अपन थोड़े से आते हैं कैसे होगा। अभी उसके पहले आते हैं कि उससे फायदे क्या होंगे जी। एक तो ये है कि आज हमारा एग्जीक्यूटिव अपने सर्वाइवल के लिए चिंतित रहता है, स्पेशली यदि उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है और यदि कॉलिशन गवर्नमेंट है तो छोटे छोटे लोग भी ब्लैकमेल करते हैं जी। तो हर समय राष्ट्रहित जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त सा हो जाता है जी। और ये जो ना छोटे छोटे लोग जो है वो एग्जीक्यूटिव को डिक्टेट करते हैं। तो पहले तो उसकी पार्टी डिक्टेट कर रही है उसको, दूसरा जो है ये दूसरे जो पार्टियां जिनसे कॉलिशन गवर्नमेंट की है वो भी उसको वो कर रहे हैं जी। भारत में अधिकांश लोग परचेजेबल कमोडिटी हैं, राइट। तो यदि परचेजेबल कमोडिटी है तो परचेजिंग पावर किसके पास है? तो बहुत सारी ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जिसमें भारतीय शक्ति भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं जो इन बिकाऊ चीजों को खरीदने की ताकत रखते हैं। अब यदि बिकाऊ चीज को ये ताकतें खरीद लेती हैं तो देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है जी। और ऐसे बहुत सारे हालात आए हैं इतिहास में, आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे नाजुक हालात से जो है देश गुजरा है जब उसे अस्थिरता का सामना करना पड़ा है जी। और उसके लिए जो हमने उपाय बनाए उस उपाय में जो है हमारा ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे हमने डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन बिल बनाया, उसमें पार्टी तंत्र और हावी हो गया, राइट। तो हमें कायदे से यदि हम सेपरेशन पे जाते तो ज्यादा फायदा होता है। अब हम जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी में जो ये वकील होते हैं, बहुत सारे ऐसे वकील जिनकी ठीक ढंग से जो है प्रैक्टिस नहीं चलती है, वो पॉलिटिकल जोर लगा के कई बार जो है ना आ जाते हैं, राइट। अब ऐसे लोग जो है वो अपने पार्टी के प्रति और एग्जीक्यूटिव के प्रति थोड़ा सा एहसान तो रहता है ना उनके ऊपर जी। यदि हम जुडिशरी को ऑन मेरिट लेने का यदि हम सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आज जो एक घराना सिस्टम चालू हो गया है कि एक घराने के जिसके भी जज बनते हैं उसी घराने के जो है ना फिर बच्चे भी जो है जज बनते जाते हैं, राइट। ये तो बहुत गलत है। हाँ, अब यदि इसमें देखा जाए कि कोई धोखे से कोई एक एडिशनल व्यक्ति आ जाता है तो एक घराना और चालू हो जाएगा जी। तो यदि आप धोखे से यदि मैथिली शरण गुप्त जज बन गए तो फिर मैथिली शरण गुप्त का घराना भी चालू हो जाएगा जी। लेकिन उससे जो चक्रव्यूह की संरचना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। लिहाजा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम पार्टी तंत्र को जो है हावी ना होने दें। पार्टी का जो काम होना चाहिए वो अपनी फिलॉसफी के हिसाब से लोगों को तैयार करे जी। लेकिन पार्टी के टिकट पे वो नहीं जीत रहेगा, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आएगा और पार्टी के टिकट पर भी वो नहीं लड़ेगा जी। उससे क्या होगा कि नेशनल के इशू चलेंगे, नेशन का वो चलेगा, राइट जी। और जो पार्टीज हैं दे कैन डू लॉबिंग बट दे कैन नॉट डिक्टेट जी। उनके पास कोई व्हिप नहीं होगी जी। तो चूंकि उनके टिकट पे भी वो बंदा नहीं जीत रहा है तो उसका जो प्रभाव है वो मॉरल और इनडायरेक्ट प्रभाव होगा। वो डायरेक्ट उसको पपेट नहीं बना सकता है, वो डायरेक्ट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, नंबर 1 जी। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर जो अभी डिपेंडेंसी है और उसका सर्वाइवल जो लेजिस्लेचर के ऊपर है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तीसरा जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, उसे जवाब देना होगा। कानून का वो ड्राफ्ट पेश करेगा लेकिन कानून के एक एक क्लॉज पे चर्चा होगी, क्या कानून बनना चाहिए वो लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो चेक एंड बैलेंस की जो पॉलिसी है वो एकदम फैंटास्टिक काम करेगी जी। और जजेज जो है ना ऑन मेरिट आएंगे। जजेस के का जो है ना एक अलग से सिलेक्शन का वो होना चाहिए, जैसे यूपीएससी करती है ऐसा ही या तो यूपीएससी को ही दे दें या और कोई बॉडी का और कोई सिस्टम इवॉल्व हो सकता है, लेकिन दैट शुड बी एब्सोल्युटली ऑन मेरिट बेसिस एंड लेट इट बी ए काइंड ऑफ ए जुडिशियल सर्विस। इस तरीके की चीज जो है कुछ जो बीच में सोची भी गई है उसको और सॉलिड तरीके से, और दैट शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव यदि कंट्रोल में होगा तो फिर जो अभी अव्यवस्था है वो ही बन जाएगी। तो हमें चेक एंड बैलेंस की थ्योरी करते हुए इसको लेना चाहिए, और उससे फायदा ये रहेगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो पूर्णतया देश हित के कामों में आगे बनी रहेगी, और इससे हम पुलिसिंग से लेके हर किसी चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे, और अधिकांश चीज हम पब्लिक को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो पुलिस जो है ना डीवर्डन होगी, और पुलिस जो है ना बड़ा फोकस्ड और अच्छा काम कर पाएगी, और वो काम करेगी जो आम पब्लिक नहीं कर सकती है। बाकी सब काम जो है, चाहे एविडेंस कैप्चरिंग हो, चाहे इवन अरेस्ट हो, चाहे समन्स वारंट की तामीली हो, वो आम पब्लिक करेगी, और आम पब्लिक को करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम भी दी जाएगी। तो वो जो है उसकी समृद्धि का कारण भी बनेगा। अब तो इससे इतने सारे बेनिफिट होंगे। अभी जो है प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया है। हमारे प्रतिनिधि ना अपनी बात कह पा रहे हैं, ना पार्लियामेंट में डिबेट हो पा रही है। चाहे हमारे प्रतिनिधि जो है अपराधी चरित्र के लोग क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो उन्हें हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। राइट जी। अब आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो मैं अब खुद रिपीट कर देता हूं कि इसे हासिल कैसे किया जाए जी। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। राइट जी। तो मुद्दे की बात तो ये है कि ये एक ख्याली पुलाव है या इसे जमीन पर उतारा जा सकता है जी। अब एक बात तो हम और आपको समझना पड़ेगी कि अल्टीमेटली ये एक्ट और नियम और कानून की व्यवस्था है, तो ये बदलाव हमें कानून से लाना होंगे। कानून बनाने की ताकत केवल हमारी लेजिस्लेचर को है। राइट जी। और लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के चुंगल में है और एग्जीक्यूटिव पार्टी के चुंगल में है, तो कुल मिला के एक विशेष सर्कल बनता है। राइट जी। हमारे प्रतिनिधि हमारी बात कहने की स्थिति में नहीं है। इसके कारण हम जो है वर्तमान व्यवस्था से हटके, यदि आप याद करें, हमें शासन से सकारात्मक संवाद की तरफ जो है ना की स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ेगा जी। तो आप जरा उसको रिकॉल करिए कि वो क्या था कि हम एक कम्युनिकेशन का तरीका निकालें, और वो तरीका वही होगा जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है जी। थाली बजाओ, दीपक जलाओ और वीडियो चलाओ। राइट और जो पब्लिक है उसको आप रीच आउट करेंगे, उसको अपने फोल्ड में लाएंगे, डिबेट करिए, मुद्दों को जो है वो क्रिस्टलाइज करिए, और उन मुद्दों को समय सीमा में देके हमारे चुने हुए लोगों को बाधित कर जो है ना विवश करिए। पहले तो उनको जो है ना आह्वान करिए कि साहब आप एक काम करिए। यदि वो एक काम कर देते हैं तो उनकी हम ऐसोगान करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके फेवर में थाली बजाएं, उनके फेवर में दीपक जलाएं, उनके फेवर में वीडियो भी चलाएं। राइट जी। अब अज्यूम करिए कि वो आपकी बात से नहीं मानते हैं। क्यों माने आपकी बात? आप होते कौन है? राइट आपको तो जनता ने चुना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यदि जो है यदि आपने बहुत एग्रेसिवली हम सब लोगों ने अपने लेवल पे यदि प्रयास किया, और यदि हमारी रीच जो है ना 50 करोड़ या 100 करोड़ जो भी है, यदि वहां तक पहुंचती है और पूरा पब्लिक एक बैनर के पीछे खड़ा होके यदि थाली बजाती है, दीपक जलाती है, तो इस बात को नजरअंदाज करना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए और किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना। अब एक मिनट के लिए अपन ये मान लेते हैं कि वो फिर भी आपको इग्नोर करते हैं, तो सकारात्मक संवाद का जो दूसरा पहलू था वो विवश करने वाला था। तो विवश कैसे करेंगे? तो आप यदि याद करिए, उसमें अपन ने कहा था कि हम काली पट्टी बांधेंगे, काला जो है ना फ्लैग करेंगे, हम जो काम कर रहे हैं हम 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। राइट तो इसमें हम जापान की फिलॉसफी का यूज करेंगे कि हम ना तो शासकीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करेंगे, ना हम चक्का जाम करेंगे, ना हम रेल रोको करेंगे, बल्कि हम 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। राइट चाहे वो टैक्स पेयर के
मनी से ही गाड़ी भेजें, चाहे हमारे जो है ना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था कराएं, चाहे जैसा आजकल हो रहा है 500 रुपए एक्स्ट्रा भी दें, तब भी हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम इन्हें अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। नंबर 3, हम इनकी दरबार की शोभा नहीं बनेंगे। नंबर 4, यदि हमारा फैलाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हम जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, तब हमारे लोग, जैसे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वैसे ही वो कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, जो हमने कहा है पहले उसे करो। राइट। अब अज्यूम करते हैं, अब इसमें आते हैं कि तो हम उन्हें हर दिन विवश करने के लिए कुछ विवश कर पाएंगे। और चूंकि कहते हैं कि राजनेता ये बड़े समझदार लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, इन्हें जनता की जो नाड़ी है वो बहुत जल्दी उनको समझ में आती है, तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि यदि सच में ये आवाज बन गई है तो उसे वो नजरअंदाज नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब अपन तीसरी संभावना को ले लेते हैं कि वो अपने अहंकार में है, वो आपको इसके बावजूद भी अपने अहम में बैठे हुए हैं कि हम आई डोंट केयर। फिर उसका आखिरी विकल्प वही है कि क्राइम फ्री भारत पार्टी, यदि उसके साथ इतने लोगों का जुड़ाव बन जाता है तो इस दौरान वो 545 लोगों पे होमवर्क करके रखे और एजे जो है ना लास्ट विकल्प, फिर वो अपने उसको पार्टी लॉन्च करना पड़ेगी, जिससे कि 545 से वो बनाए। लेकिन वो पार्टी तंत्र चलाने के लिए नहीं होगी, वो पार्टी तंत्र को खत्म करने के लिए होगी। और जो नियम कानून अभी हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन सब चीजों को बनाएगी, वो भी समय सीमा में, और एक देश को नई जो है ना दिशा देगी। तो मुझे आपको मेरी पूरी बात लग के आपको कितना प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है, आपको इसमें कुछ दाव पेंच समझ में आ रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, तो उस पे मनन करके हम लोग कुछ सोच सकते हैं। तो आप बताएं मुझे। नहीं, ठीक है। तो आप ये बात से सहमत हैं क्या कि आज पार्टी तंत्र हमारे प्रजातंत्र पर हावी हो गया है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी बात या अपनी बात पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर नहीं कह पा रहे हैं। और पार्टी तंत्र बनने के कारण वो प्राइवेट कंपनी बन गई हैं, प्राइवेट एम्पायर बन गई हैं। कहीं कहा जाता है कि भाई ममता बनर्जी जो कहेंगी वही तृणमूल में होगा, जो सापा में तभी होगा जो बातें पर मुलायम सिंह बिल। तो वो पार्टी तंत्र के ऊपर भी फैमिली तंत्र और प्राइवेट कंपनी वाले जो फंडे हैं वो इतने ज्यादा हावी हो गए हैं। हाँ, इसमें एक चीज है, ये जो आपने बताया ये सब मैटर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन ध्रुव अग्रवाल साहब ने भी इस पे 100 किताबें करीब लिख डाली हैं। और सारी चीजें जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी हो, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और जर्नलिज्म, ये चारों चीजें जो है किस तरह से घालमेल हो गया है आज के जमाने में, ये सब लोगों को मिलके जो है करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें एक ही तरीका है कि जैसे ध्रुव अग्रवाल जी हैं, ऐसे ढेर सारे लोग, और हम तो जो है लोगों को जोड़ें और जोड़ते जाएं। और चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी माध्यमों से जो लोगों को जोड़ के यदि वो इस बात के लिए पूरे समर्थन में उतरते हैं तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके लिए ना तो कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना किसी को दिल्ली जाना है, ना किसी को जो है ना कोई प्रदर्शन करना है। नहीं, ध्रुव भाई तो जो है आपके अभियान से पूरी तरह से सहमत हैं, हमारे साथी हैं, हम सब साथ हैं, एक ही राह के राही हैं। और उनके तो 500 IAS IPS जो है दोस्त हैं। अभी जस्ट जो है उनकी मेरे सामने जो है बात हो रही थी, होम सेक्रेटरी की मिसेज जो है, जो इंडिया पोस्ट की भी जो है DG हैं, और अब पूरा उनके खानदान में करीब 40 IAS IPS हैं जी। तो वो सब डायरेक्ट जो है ध्रुव जी के प्रचार में भी लगे हुए हैं और इनसे भी कर रहे हैं। हम लोगों को तो जो है, जो आप लोगों की प्लानिंग है सबकी,
सबकी राह तो एक ही है, करीब करीब सोच एक ही है। तो हम लोग सब मिलेंगे, ये यूपी के ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे तो हम लोग बड़े लेवल पे ये सारा कारनामा करेंगे, देश हित में, जनता के हित में। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अकेले ध्रुव जी के जीतने से काम नहीं बनेगा जी। हमें सत्ता को विवश करने के फार्मूले निकालना पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसी व्यवस्था के तहत जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे ही हमें ये परिवर्तन वाले कानून बनाना पड़ेंगे। अल्टीमेटली इस व्यवस्था में भी तो जो गलत कानून बने हैं वो हमारे चुने प्रतिनिधियों ने ही तो बनाए हैं ना। बिल्कुल सही। तो हमारे ही चुने प्रतिनिधि जो है ना, अब जो है ना बदले हुए हालातों में जी पब्लिक की जो है नर्व को समझे कि अब बदलाव के क्षण आ गए हैं और हम इस बदलाव के सशक्त माध्यम बनेंगे। और केवल राजनीति की बात नहीं है, हम हर किसी को जो है ना समृद्ध बनाने की स्थिति में है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हम लोग टैक्स फ्री जो है भारत बनाने की स्थिति में है, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव बनाने की स्थिति में है। जब एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव हो जाएगा तो पार्टी की क्यों जरूरत है। और पार्टी जो है, मैं सोचता हूं कि पार्टी आरएसएस जैसी होना चाहिए, राइट। वैसे आरएसएस तो संघ है, पार्टी नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी पार्टी संघ जैसी होना चाहिए, जो अपनी फिलॉसफी के हिसाब से चरित्र निर्माण करे, राइट। और वो चरित्र जो है ना मॉरल बेस्ड हो, फिलॉसफी बेस्ड हो, एक मकसद के लिए हो, और उसका जो है ना सीधा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि वो पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ रहा है। तो चुना हुआ प्रतिनिधि का जो कमिटमेंट है, चरित्र तो उसका बन के आया है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो कमिटमेंट है वो हमेशा राष्ट्रीय बना रहेगा। और क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में टोटल सेपरेशन होगा, तो सभी जो है ना अपने अपने क्षेत्र में कोई अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा और अपना काम वो इतने अच्छे ढंग से करेगा कि कोई दूसरी ब्रांच जो ना हावी होकर देश के लिए, देश के विपरीत और देश के हितों के विपरीत नहीं जा सकती। धन्यवाद। थैंक यू सिराज भाई। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम।